उसके बाद हम लोग लॉजिकल क्लॉक पे जाएंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि कैसे हम लोग जो है डिले को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इन दोनों जो है टाइम T1 और T2 का डिफरेंस प्लस इन दोनों T3 T4 माइनस T3 का डिफरेंस और उनकी एवरेज। तो इस तरह से हम लोग जो है डिले जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमने बात की थी ऑफसेट की। तो ऑफसेट को हम इस फार्मूला के, ये डिले है ऊपर और नीचे जो है हम इस तरह से ऑफसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना लोकल जो है टाइम अपने क्लॉक का उसको एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग क्रिश्चियन प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। तो जो हम जो है इंडस्ट्री के अंदर और मोस्टली जो है हमारे जो इंटरनेट्स होते हैं उनको उनके क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग एक नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया था कल लास्ट टाइम। तो अब हम पढ़ते हैं बर्कले एल्गोरिथम। ये भी हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है रिपीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि मास्टर और स्लेव का एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे कि ये एक जो है क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है। तो ये एक सेंट्रलाइज किस्म का सिस्टम होता है बर्कले एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, तो द मास्टर अ मास्टर इज चूजन विया एन इलेक्शन प्रोसेस। तो कैसे चूज किया जा सकता है? जैसे कि अगर कोई नेटवर्क नोड है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास ज़्यादा बैंडविड्थ है, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है, तो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया नोड कैन बी चूजन एज ए मास्टर। ठीक है, तो फिर हम उसका जो है क्लॉक, उसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं और बाकी स्लेव्स जो हैं उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हैं। द मास्टर पोज द स्लेव्स हु रिप्लाई विद देयर टाइम। ठीक है, इसको हम आगे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रोसेस समझ लें। द मास्टर देन एवरेजेस द क्लॉक टाइम्स। ठीक है, द क्लॉक टाइम का एवरेज क्यों होगा? मास्टर अपने टाइम से उसको कंपेयर करेगा एवरेज को, और हर जो उसकी स्लेव नोड है उसका उसको ऑफसेट बता देगा कि जी अपने क्लॉक के अंदर ये ऐड कर लें इतना टाइम, और या इतने टिक्स जो हैं वो माइनस कर लें। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द अपडेटेड करंट टाइम, द मास्टर देन सेंड्स out the amount, positive or negative, that each slave must adjust its clock. This avoids further uncertainty due to RTT. अच्छा, RTT को इसके अंदर भी प्लस माइनस भी कर सकते थे, लेकिन हम उसकी बजाय जो है हम ये जो ऑफसेट वैल्यू है इसको यूज करते हैं टू एडजस्ट देयर क्लॉक्स। ठीक है, तो इसको इस प्रोसेस से समझ लेते हैं। ये एक मास्टर है या उसको सर्वर कह लें। सर्वर को क्लाइंट जो है अपना अपना टाइम बताते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि सर्वर का टाइम 3:00 है, और एक जो क्लाइंट है उसका टाइम 3:25 है, और दूसरे का 2:50 है, और थर्ड जो है वो 9:10 है। ठीक है, इस केस के अंदर ये आउटलायर है। ठीक है, इसका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी से। तो हम इसको जो है इसके अंदर से सिंक्रोनाइजेशन के अंदर से फार्मूला जो होता है जिसमें एवरेज कैलकुलेट करते हैं, उससे इस नोट को निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि इसके सर्वर का टाइम भी इसके अंदर शामिल करके नोड्स का भी, और इनका एवरेज टाइम ले लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो एवरेज टाइम का ये मतलब है कि किस जो है नोड को कितना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें कि जो सर्वर है ये 3 पे है, इसको अपने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके 3:05 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेकंड जो है इसको ऐड करना पड़ेगा। क्लाइंट ये जो है इसकी अगर बात की जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको जो है अपने टाइम के अंदर
-20 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह जो है इसको अपने टाइम के अंदर +15 करना पड़ेगा। इस तरह से यूजिंग बर्कले एल्गोरिथम इन नोड्स के क्लॉक को जो है सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपका? जी। तो इसी तरह जो है इसका टाइम जो है इसको भी हम लोग -6 आवर 05 जो है ऐड करते हैं, तो इसका भी जो क्लॉक है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि सेल्फ टाइम करेक्शन भी होती है, जिसमें हमने देखा कि पॉइंट 0.05 जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है, इसमें -20, इसमें +15 किया जाता है, और इसमें 6 आवर ओ 5 मिनट्स जो है वो माइनस किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड जो है प्रोसेस के अंदर ऑफसेट की वैल्यू जो है सारे अ, उस ग्रुप के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको सेंड कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यूजिंग क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट इस ग्रुप की जो है टाइम सिंक्रोनाइजेशन अचीव की जा सकती है। अच्छा, ये पार्ट नहीं है आपके एग्ज़ाम का या वैसे लेक्चर का, तो ये जस्ट मैंने आपसे एक शेयर करना था, क्योंकि इस टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन के अंदर मेरा थोड़ा-सा है काम, तो उसको मैं बताना चाहता था कि व्हाट इज़ वन ऑफ द वेज़ टू इम्प्रूव टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन, ठीक है? अच्छा, ये जो टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन है इसमें हम बात कर रहे हैं सेंसर नेटवर्क्स की, ठीक है? तो सेंसर नेटवर्क के अंदर जो है ना 2 मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल जो हैं वो है रेफरेंस ब्रॉडकास्ट सिंक्रोनाइज़ेशन, और दूसरा है टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन प्रोटोकॉल फॉर सेंसर नेटवर्क्स, ठीक है। अब इन दोनों पेपर को स्टडी किया गया था, और इनमें देखा गया कि ये जो नेटवर्क आरबीएस है, लेट्स सपोज कि ये स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स के लिए अच्छी इसमें सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। मतलब कि स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स का सेंसर नेटवर्क हो, तो उसमें आरबीएस अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसी तरह हमने देखा कि ये वाला जो प्रोटोकॉल है इसकी प्रॉपर्टी एक या मेन एडवांटेज ये है कि ये लार्ज नंबर ऑफ नोड्स पे नेटवर्क कंप्राइज हो, तो ये उसमें ये वाला टीपीएसएन प्रोटोकॉल परफॉर्म अच्छा करता है, ठीक है। तो उससे हमें आइडिया है कि क्यों ना हम एक जो है एक थ्रेशहोल्ड डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क, कि कब वो एक मैजिक नंबर आए कि हम एक प्रोटोकॉल पहले यूज़ कर रहे हैं स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स के लिए, और जैसे ही उसका साइज़ जो है उस नेटवर्क का लार्जर होता है एंड इट गेट्स लार्ज इनफ देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो फिर हम ये दूसरे वाला प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आइडिया बड़ा सिंपल है। एक टॉगलिंग जो है एक थ्रेशोल्ड डिफाइन की जाती है, और इस कंडीशन के को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ सिचुएशन में आरबीएस यूज़ करते हैं, कुछ में टीपीएसएन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अ, इसको फिर इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रपोज़ किया एनर्जी एफिशिएंट टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन प्रोटोकॉल, जो कि हम उसको ईटीएसपी का नाम दिया, ठीक है? तो आप देखेंगे इन लोगों ने अपने प्रोटोकॉल्स के नाम दिए हुए हैं, तो हमने भी अपने प्रोटोकॉल को ईटीएसपी, ठीक है? एनर्जी एफिशिएंट टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? तो वो हमने नाम दिया। तो ये क्वाइट ओल्ड पेपर है, जब मैं मास्टर कर रहा था तब मैंने ये एक पेपर एक कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया था। तो ये 2008 की बात है। तो करंटली दिस आयाना कॉन्फ्रेंस इज़ प्रीटी मैच्योर। तो आप देखें कि ये जो है ऑलमोस्ट 36th जो है उसकी कॉन्फ्रेंस की जो है वो मैच्योरिटी है। बस ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था, ठीक है? तो के टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन जो है इसमें हम कैसे-कैसे आइडियाज़ जो है न्यू डेवलप करते हैं, ठीक है? अच्छा, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने जो पीछे जो भी पढ़ा है उससे हमने ये लर्न किया है, क्लॉक नेवर एग्ज़ैक्टली सिंक्रोनाइज़, ठीक है? क्यों? क्लॉक ड्रिफ्ट की वजह से। तो हम देखते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए जो है क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन जो है हम डिफरेंट मेजर भी करते हैं, जैसा कि अवैस ने कहा था कि हम वो
पहले स्मॉल क्लाइंट सर्वर बनाएं, फिर वो जो है सर्वर वो बाकी उनका भी एक क्लाइंट, उनका भी एक सर्वर हो। तो इस तरह से कोई कंप्रोमाइज किस्म का सोल्यूशन ले आए। लेकिन हमने देखा कि जितने भी हमने सोल्यूशन डिफरेंट किस्म के प्रपोज किए थे, दे आर इनएडिक्वेट। ठीक है, तो दे कैन नॉट बी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड, माइट नीड टोटली ऑर्डर्ड इवेंट। इंस्टेड हम ये करते हैं कि हम फोकस करते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जिसको यूज करते हुए हम इंस्टेड ऑफ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन हम ऑर्डर्स को जो है उनकी ऑर्डरिंग को जो है हम लोग डिफाइन कर लें। ठीक है, ऑर्डरिंग की हमने पहले भी एक बेस बॉल वाली एग्जांपल देखी थी। तो उसमें हमने ये चैलेंज देखा था कि इवेंट को ऑर्डर करना जो है वो एक चैलेंज है। ठीक है, तो आज हम लॉजिकल क्लॉक्स के अंदर हम लोग ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। हमने जब बात की थी यूनिक्स के मेक प्रोग्राम कमांड की, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा इवेंट जो है किस टाइम पे अकर हुआ है। अगर हमें पता चल जाए कि ये वाला इवेंट पहले अकर हुआ है और ये वाला जो है इवेंट उसके बाद में अकर हुआ है, और सब्सिक्वेंटली इवेंट थर्ड जो है वो 1 और 2 के बाद अकर हुआ है, तो फिर हमारा ये सोल्यूशन जो है एक वर्केबल है। तो इस वजह से हम आज जो है लॉजिकल क्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि फिजिकल क्लॉक्स की सिंक्रोनाइजेशन जो है दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। और इसका कोई इतना ज़्यादा जो है मैसेज और मैसेज ट्रांसफ़र और रिसीविंग और फिर जो है नेटवर्क फ्लडिंग के बावजूद हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ क्लॉक के अंदर ड्रिफ्ट आ जाता है। ठीक है, तो इट्स मोर लॉजिकल टू हैव ऑर्डर्ड इवेंट टोटली। ठीक है, जितने भी इवेंट्स हैं हम उनको लॉजिकली जो है लोकली अगर उनको कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ और नोट करेंगे, अगर दो इवेंट्स जो हैं दो एंटिटीज़ हैं, दो नोड्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो उनकी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इवेंट्स उन नोड्स के क्लाइंट्स के ही सिंक्रोनाइज मतलब कि ऑर्डर करने हैं जो आपस में कम्युनिकेट करें। ठीक है, ओके। सो अभी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए लैम्पोर्ट्स लॉजिकल क्लॉक्स की बात करेंगे। ये थ्योरी है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके हम प्रोसीड करेंगे। हम एक एग्जांपल देखेंगे टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल क्लॉक्स synchronization. If two processes do not interact, it is not necessary their clocks be synchronized. Lack of synchronization will not be observable. ठीक है? It does not matter all the processes would agree on what time it is, rather than agree on order in which events occur. तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मशीन्स हैं और ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं कि किस टाइम पे इवेंट्स अकर हुए हैं। ठीक है, इंस्टेड दे कैन एग्री दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा हमें लगता है कि ज़्यादा यूजफुल हो सकता है और इसके अंदर हमें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें मैटर नहीं करता कि वो किस टाइम पे अकर हुआ है। ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर अच्छा, एनटीपी जो प्रोटोकॉल है जो हमने देखा है, तो ये डाउनलोड किया जा सकता है इंटरनेट से और इसकी फाइल्स अवेलेबल हैं। इसको आप डिफरेंट मशीन्स पे जो है इंस्टॉल करेंगे, एक को सर्वर बना देंगे, तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन जो है वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में एक लैब भी होगी एनटीपी के बारे में मेरा ख्याल है। तो उसके बाद जो है आप इसको देखेंगे कि किस तरह से हम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग एनटीपी। In make program, what matter is input dot c is older or newer than input dot o, not their absolute time creation. तो हमने देखा था मेक प्रोग्राम का एक लॉजिकल सीक्वेंस देखा था जिसमें हमने सोर्स फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल की बात की थी। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा इवेंट पहले अकर हुआ है, कौन सा
उसके बाद अकर हुआ है, तो हम उन इवेंट्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है, उनको ऑर्डर कर सकते हैं। अम, तो जो लैम्पर्ट्स का जो लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का मेथड है, उसके अंदर ये बेसिकली टू अजम्पशंस हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इनको यूज करते हुए हम लोग किसी भी नंबर ऑफ इवेंट्स को जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर कोई इवेंट्स हैं जो कि हम नहीं बता सकते कि पहले कौन सा अकर हुआ है और बाद में कौन सा, तो उनको कंकरेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है वो एक साथ ही अकर हुए हैं और उनका हमें ऑर्डर नहीं पता स्पेसिफिकली। अच्छा, तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इट डिफाइन द रिलेशनशिप हैपन्स बिफोर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इवेंट है, इट अकर्स बिफोर बी, सो हम इसको ये पढ़ेंगे कि ए हैपन्स बिफोर बी, ठीक है। तो हैपन रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जर्व्ड इन टू सिचुएशंस। वन, A and B are two events and A occurs before B. Then we can arrange these two events such that A, ये एरो का सिंबल है, ठीक है, A occurs before B, ठीक है, then this is true। तो हम इन दो इवेंट्स को इस सिनेरियो के अंदर इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। A occurs before B in time if the events of message being sent by one process and B is the event message received by another process, then we can say that A happens before B, ठीक है। तो आप देखें कि A ने एक इवेंट सेंड किया है, तो वो इवेंट जो है दूसरी नोड को रिसीव हुआ है, ठीक है। तो लॉजिकली हम कह सकते हैं कि इट्स द रिसीव टाइम ऑफ B शुड बी आफ्टर द सेंडिंग टाइम ऑफ A। सो इस केस के अंदर हम बी कह सकते हैं कि A occurs before B is also true, ठीक है। तो ये जो हमने थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस की है, हम इसको इस पे बिल्ड करते हैं। और आपको ये भी लॉजिक का पता है कि ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हमें ये पता नहीं है कि x हैपन्स बिफोर y और y हैपन्स बिफोर x, सो इस केस के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हम कंकरेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। ओके जी, अभी तक कोई क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अच्छा, तो अम, अब हम फर्दर इस पे बिल्ड करते हैं। मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा कि वी नीड a way to measure a notion of time. For every event A, we can assign a time value C. We call this constant value of A, ठीक है। हम C एक constant value assign करते हैं। In this case, अगर हमारे पास हमें पता है कि A जो है this precede B, then we can say that constant CA is a constant of event A and CB is a constant of event B, ठीक है। A and B occur on the same process, ठीक है। अगर एक ही प्रोसेस चल रहा है, जैसे कोई एप्लीकेशन है या कोई कैलकुलेशन है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। A is sending a message by one process and B is receiving of a message by another process, ठीक है। तो अब हम दूसरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ ए इज हैपनिंग बिफोर कॉन्स्टेंट ऑफ बी। मतलब कि ये जो बी का जो वैल्यू हम असाइन करेंगे ना कॉन्स्टेंट, वो उससे ए से ज्यादा होगी, क्योंकि ए सेंडिंग है और बी रिसीविंग है, ठीक है। सो वी मस्ट असाइन। तो इस केस के अंदर जो हम आगे अपना किसी एग्जांपल से हम देखेंगे कि हमने जो बी इवेंट है इसको हमने मस्ट हायर वैल्यू असाइन करनी है एज कंपेयर टू ए, सो दैट एवरीवन एग्रीज। लैम्पोर्ट प्रपोज द असाइनिंग टाइम टू इवेंट्स, ठीक है।
असाइनिंग टाइम का मतलब है कि एक क्लॉक्स की टिक हैं, उनके अंदर हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करने की क्यों जरूरत पड़ती है, ये हम आगे एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अच्छा, ये एग्जाम्पल है जिसमें अभी हम आना चाहते थे। तो आप देखें कि ये तीन प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, और ये डिफरेंट, सपोज करें कि ये डिफरेंट मशीन्स पे हैं, और ये इन मशीन के जो है ना टाइम टिक्स हैं, ठीक है, क्लॉक टिक्स हैं कि ये 0 टिक है, 6 है, 12 है, एंड सो ऑन। और ये जो प्रोसेस P2 है ये एक और मशीन पे है, और इसके क्लॉक टिक्स ये हैं, ठीक है, और इसके क्लॉक टिक्स ये हैं। आप अगर मैं पूछूं कि ये टाइम के लिए डिफरेंट क्यों हमने रखे हुए हैं, ये 0 है, 6 है, 12 है। जी, ये किस वजह से होता है कि इनके क्लॉक्स की वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। हमने पहले चैलेंजेस और इश्यूज पढ़े थे, तो वो हिंट है। इसको यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि ये इनके क्लॉक टिक्स डिफरेंट क्यों हैं। जी, एनीवन। ओके, जैसा कि पहले बताया गया था कि क्लॉक जो है दे आर नॉट परफेक्टली सिंक्रोनाइज, ठीक है, उनका जो है क्लॉक के अंदर ड्रिफ्ट हो सकता है। आप देखें 0 0 पे सेम थे, उसके बाद 6 8 और 10 हैं इनके क्लॉक्स। तो ये इसको अज्यूम करें कि इसके अंदर जो है ड्रिफ्ट आ गया था। और सिमिलरली आप देखें कि इसका क्लॉक जो है वो 20 टिक्स जो है फॉरवर्ड है, इसका 40 टिक्स फॉरवर्ड है एज कम्पेयर टू प्रोसेस P1 क्लॉक। अच्छा, तो ये है P1 जो है एक जब टाइम 6 है, ठीक है, ये एक मैसेज M1 सेंड करता है प्रोसेस P2 को, जो कि P2 रिसीव करता है एट 16 टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 का है, ठीक है। तो it took 10 ticks for message M1 to reach P2 from P1। इस तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसने इस पे कुछ प्रोसेसिंग की, और उसके बाद P2 की जो प्रोसेस 2 ने जो है मैसेज सेंड किया जो है P3 को, और इट टुक ऑलमोस्ट 26 सेकेंड्स टिक्स टू रीच द मैसेज फ्रॉम P2 टू P3, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे भी कुछ प्रोसेसिंग हुई बिटवीन 40 to 60 टिक्स। उसके बाद 60 टिक्स के ऊपर जो है P3 ने मैसेज M3 जो है सेंड किया जो है एट 56। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या इशू है। जी, कोई बंदा बताएगा कि यहाँ पे एक मैसेज सेंड किया गया है M3, और वो जो मैसेज है P2 पे, प्रोसेस 2 पे रिसीव हुआ है एट 56। इसी तरह यहाँ पे भी सिमिलर इशू है, मैसेज 64 पे सेंड किया गया है और 54 पे रिसीव हुआ है। जी, अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ जी। जी मोहम्मद बिलाल, आपको ये इशू समझ आ रहा है? जी बिलाल। ओके, बिलाल नजर नहीं आ रहे। जी हमजा, आप बताएंगे? ओके, जी अवैस, हुसैन, मुर्तज़ा, आप बताएंगे क्या यहाँ पे हो रहा है?
जी, अच्छा कोई है जो इसको आंसर करेगा? मेरी आवाज़ आपको आ भी रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है सर। वो स्लाइड खोलें सर, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सर। गुड। यस सर। जी। सर ये है ना कि 3 प्रोसेसर है ना, P1, P2 और P3। सर P1 ने बेशक 6 मिलीसेकंड्स की टाइम स्टैम्प पे उसने मैसेज भेजा, लेकिन P2 को 16 पे रिसीव हुआ है। ठीक है। और सर ये है कि दरमियान में क्या कहते हैं, अगर हम बेशक जो राउंड RTT है उसको भी मतलब केटर कर लें तो सर 10 मिलीसेकंड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान में थोड़ा बहुत क्लॉक अनसिंक्रोनाइज है। सर इसमें ठीक फिर है। भी इतना कम है, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन सर जो देखें अब आगे 24 मिलीसेकंड पे उसने भेजा, P3 को 40 मिलीसेकंड पे जाकर रिसीव हुआ है। सर ये तो अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के क्लॉक्स के दरमियान में। ओके। और सर इसी तरह ही मतलब अगर वो जो है ये P3 और P2 जो है वो P3 जो है वो 60 मिली सेकेंड से सेंड कर रहा है, तो वो P2 जो है वो 56 पे रिसीव कर रहा है। जो कि मतलब ये शो कर रहा है कि मतलब P2 और P3 मतलब P2 का क्लॉक जो है वो P3 से थोड़ा सा पीछे है। और बिल्कुल। इसी तरह ही सर P2 जो है 64 मतलब आई गेस ये टिक्स हैं सर, टिक्स में 64 टिक्स पे अगर जो सेंड कर रहा है मैसेज, वो P1 को जो है 54 पे बिल्कुल। रिसीव हो रहा है। मतलब 10 का डिफरेंस हम्म, है, 10 टिक्स का डिफरेंस है P1 और P2 के दरमियान में। बिल्कुल। गुड, आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया प्रोसेस को। और फर्दर अगर आप देखें ना कि P3 ने मैसेज सेंड किया है, और वो ऐसा लग रहा है फ्यूचर में सेंड किया है और उसको पास में रिसीव हुआ है, ठीक है? यस सर। और इसी तरह इसने फ्यूचर में 56 पे मैसेज सेंड किया, लेकिन वो पास्ट में जाकर रिसीव हुआ है, ठीक है? व्हिच इज़ इनएक्यूरेट, राइट? तो हम देख रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि M1 पहले है, M1 जो है वो M2 से पहले है, और M2 जो है वो M3 से पहले है, और M3 जो है इससे पहले है। लेकिन यहाँ पे बात करें ना, क्योंकि क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं है, उस वजह से ये इशू अकर हो सकता है। क्योंकि हमने कहा कि हम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की बात नहीं करते, जैसे क्लॉक हैं उनको रहने देते हैं, लेकिन ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, आप कुछ प्रपोज़ करेंगे? सर हम हमने ये स कर सकते हैं जी, कि जब भी हम कोई मैसेज भेजें तो साथ हम पीछे यानी प्रीवियस जो नोड है उसका टाइम साथ भेज दें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। ये लॉजिकल है, क्योंकि हमें फिर कंपेयर करना होगा कि अच्छा ये इससे कम तो नहीं है, अगर कम है, तो जैसा कि हमने पीछे बात की थी, हम कांस्टेंट एक वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है? एट लीस्ट अगर ये 60 है, तो हम 61 इसको जो है इसका टाइम जो है रखें, ठीक है? और ये 56 है, यानी प्लस और भी हो सकता है। 65 है, 64 है, 65 करें या कोई भी अपर वैल्यू रखें, ठीक है? तो जैसा कि हमने लैम्पोर्ट्स के अंदर जो है कुछ असम्पशन्स की थी, ठीक है? तो वी हैव टू फुलफिल दीज़ असम्पशन्स। तो गुड, ये किसने आंसर किया था कि कुछ टाइम स्टैम्प का पता होना चाहिए? जी, गुड। अच्छा, तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखें कि अम, सर जो है बर्कली के अंदर हमने एवरेज टाइम रखा था कि जितने हाँ। भी प्रेजेंट नोड्स हैं उन सब का, अगर हुँ, यानी कि एक किसी एक नोड को यानी मास्टर सेलेक्ट कर लें, बाकी सबको स्लेव हुँ, सेलेक्ट कर, क्योंकि एवरेज टाइम हम जो है उसको यूज बिल्कुल। कर लें। हाँ, और लेकिन इसके उसमें हम्म, जी, जी। उसमें बस आउटलायर को हम एवरेज के अंदर काउंट नहीं करते, तो वो वैसे ही हम उसको सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं ऑफसेट वैल्यू से। सर आउटलायर क्या होते हैं? आउटलायर होता है जिसका क्लॉक जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छा ऑफसेट हो, ठीक अच्छा है? अच्छा सर। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ। तो ये देखें कि इसका जो क्लॉक है ना, ये देखें कि इनमें थोड़ा डिफरेंस है, मिनट्स का है, लेकिन इसमें आवर्स का डिफरेंस है ना। तो यस फिर सर। इसको हम निकाल देते हैं एवरेज में से, और इन तीनों नोड का इंक्लूडिंग सर्वर, फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है? हाँ, यस जी, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। जी, अच्छा। जी, आप कंप्लीट करें, अदरवाइज़ लेट्स प्रोसीड। आप जी, गो अहेड प्लीज़। आप पूछ रहे थे यस सर। सर अ, इसके अंदर हमने प्रॉब्लम तो देख ली है कि हुँ, यानी सिंक्रोनाइजेशन का मसला है कि पास्ट और हुँ, प्रेजेंट का हमें पता नहीं चल रहा। बिल्कुल।
ऐसा ही है। तो ठीक सर है, इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया ना अभी। हाँ ये इसका सोल्यूशन है इस स्लाइड पे ना। तो देखें कि ये जो है मैसेज M3, जब हम मशीन ये यहाँ से भी असल में हो रहा है ना कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो ये वाला टाइम है इज इट ग्रेटर देन और नॉट, ठीक है, जैसे कि हैपन्स बिफोर। तो इस मैसेज से इसका टाइम स्टैम्प भी साथ पिगी बैक किया गया है, ठीक है। तो उससे हमें ये टाइम स्टैम्प 6 और 16 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि 6 हैपन्स बिफोर 16, तो दिस इज टोटली फाइन, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसके साथ भी 24 जो है पिगी बैक करके M2 के साथ सेंड किया गया है और ये रिसीव होता है 40 पे, ठीक है। तो हम जो है दोबारा देखते हैं कि इट शुड फॉलो हैपन्स बिफोर प्रिंसिपल, ठीक है, और रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि 24 हैपन्स बिफोर दिस, मतलब कि इसका जो P3 का टाइम जो टिक्स हैं दे मस्ट बी ग्रेटर और हायर एज कंपेयर टू P2, ठीक है, जब ये सेंड किया गया था। इस तरह हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये ब्रेक हो जाता है कि यहाँ पे ये जो है लॉजिकली हम कह सकते हैं इंट्यूटिवली सिर्फ इन टाइम्स को देखते हुए कि P3 हैपन्स इन फ्यूचर, ठीक है, लेकिन ये रिसीव हुआ, ठीक है, पास्ट के अंदर, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प देखिए 56 है। तो यहाँ पे ये रिलेशन ब्रेक होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, सिंस M3 लेफ्ट एट 60 इट मस्ट अराइव एट 61 टिक और लेटर, ठीक है। तो ये हमें जो है ये लैम्पोर्ट्स जो है एल्गोरिदम जो है ये बताता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम स्टैम्प था, तो फिर हम ये जो टाइम स्टैम्प है इसके अंदर 1 या मोर टिक्स ऐड करते हैं और फिर हम यहाँ पे इसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो है इवेंट इट मस्ट बी हैपनिंग एट 61 और लेटर, ठीक है। ऑन अराइवल इफ द रिसीवर क्लॉक शोज अ वैल्यू प्रायर टू द टाइम मैसेज वाज सेंट, ठीक है। तो फिर हमें ये जो है एडजस्टमेंट करनी होती है। रिसीवर्स फास्ट फॉरवर्ड इट्स क्लॉक, ठीक है। तो ये 61 या हायर वैल्यू पे अपने क्लॉक को जो है वो रीअलाइन कर लेगा, ठीक है। तो अब मुझे को बताएगा कि मैंने ये वाला प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि 61 से मतलब कि P3 से P2 पे ये क्या प्रोसेस होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि P2 से P1 पे, ठीक है, सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा जी, सर एनीवन? इसमें वो ये देख रहा है ना 64 से 54 हो रहा है, जी तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि बिल्कुल 64 को लेस होना चाहिए था या इक्वल होना, जी। इक्वल तो नहीं खैर लेस ही होना चाहिए था 54 से। तो वो क्या हम्म करेगा कि जब वो पैकेट साथ यानी पिगी टाइम भेजेगा साथ, हम्म, तो ये अपने आप को 65 कर लेगा यानी फास्ट कर फॉरवर्ड कर लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो टाइम स्टैम्प को पिगी बैक करके या उसके साथ अटैच करके या उसको कैस्केड करके वो साथ अपने मैसेज के सेंड करेगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया प्रोसेस के, इस तरह से वो अपने क्लॉक को फास्ट फॉरवर्ड कर लेगा, ठीक है। ओके, तो हमने ये सिचुएशन हम देखी है कि अगर हम ये वाला प्रोसेस फॉलो करें तो इवेंट्स की ऑर्डरिंग जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है, इस केस के अंदर। अच्छा, तो अम, आगे हम देखते हैं कि सर इसके अंदर P1 P2 ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, P1 ये प्रोसेस है एक, ठीक है, जो कि मशीन लेट्स से कि M1 पे है, कंप्यूटर C1 पे है, हम कुछ भी उसको कह सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है उसको P2 कह दिया एक और मशीन पे, और P3 एक और मशीन पे हम उसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि हम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये PI को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक इम्प्लीमेंटेशन, ईच प्रोसेस मेंटेन अ लॉजिकल काउंटर CI, ठीक है, काउंटर की हमने बात की थी।
उसको हम CI कह रहे हैं। CI के अंदर जो है ना कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर वो 64 है तो उसको हम जो नेक्स्ट है उसके अंदर इंक्रीमेंट करके 1 का एटलीस्ट तो 65 कर देते हैं, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी इवेंट PI execute CI which is equal to CI plus 1, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है PI का जो है टाइम, इसके अंदर ये इस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है, जैसा कि हमने ये लास्ट इस दो के अंदर देखा कि ये यूजफुल होती है। अगर हम यहाँ पे भी कर देंगे तो इसका नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि वो उसका फायदा ही होगा इवेंट ऑर्डरिंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा, when PI sends मैसेज M, तो ये इसी चीज की जो ना जर्नलाइज्ड हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, एक सोल्यूशन देख रहे हैं। when PI sends a message M to PJ, ठीक है। इट्स PJ का मतलब देखिए, ये P1 है हमारे केस के अंदर, और PJ जो है P2 है, और इस तरह से ये दो हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे कि जी ये I जो है P1 है, तो जो सब्सिक्वेंट हमारे पास प्रोसेसेस होंगे तो उनको हम P1 2 P1 3 P1 3 P1 4 P1 6 वगैरह के नाम देंगे। अगर ये 2 है तो फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 आगे सब्सिक्वेंटली इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। उनकी जो टाइम स्टैम्प्स की अगर बात करें तो PJ सेट्स इट्स M's टाइम स्टैम्प इक्वल टू CI, ठीक है। तो ये जो है PJ जो है CI के मुताबिक उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रीवियस इवेंट, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि ये टाइम पिगीबैक करेगा इस अपने मैसेज के साथ, इसको पेंड करके साथ भेजेगा, और उसके साथ इसका जो ये जो है CI, ठीक है। तो ये PI का टाइम था, ठीक है। तो PI का जो टाइम है या क्लॉक है, इसके मुताबिक PI जो है अपने टाइम को सेट करेगा, ठीक है। PI sets its M time stamp equal to what is at PI after executing the previous step. Upon receipt of message, PJ क्या करेगा, ठीक है। PJ adjust its own local counter as CJ, ठीक है। Max of CJ, M TS, ठीक है, टाइम स्टैम्प, ठीक है। एक तो उसने अपना जो है टाइम स्टैम्प अपनी भेजी है, ठीक है, मैसेज के साथ, जिसको हमने कहा पिगी बैक टाइम है। और CJ क्या है, CJ हमने उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड की है। ये अगर 65 उसकी टाइम स्टैम्प थी तो 64 थी, तो ये 65 है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो वो जो है अपने जो PJ है वो अपना लोकल टाइम उसके मुताबिक सेट करेगा, एंड एग्जीक्यूट द स्टेप 1 एंड डिलीवर द मैसेज टू द एप्लीकेशन। उसके बाद जो है एप्लीकेशन को मैसेज चला जाएगा। अब ये प्रोसेस है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो काइंडली जिसको समझ नहीं आया वो मेरे से पूछ ले। ये बिल्कुल उसकी जर्नल फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे देखें, P1 जो है अपना जो है CJ जो कि 7 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 टिक ऐड करते हैं, ठीक है, तो 7 और 16 में से वो देखेगा मैक्सिमम कौन सा है, तो उसको वो कीप करेगा, और P2 जो है उसके मुताबिक अपना लोकल क्लॉक सेट करेगा। वो तो ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है, तो वो 16 ही रहेगा। इसके बाद जो है ये 24 का टाइम ये 24 जो है अपना टाइम सेंड करेगा, तो उसके अंदर 1 ऐड करके वो जो है CJ जो है, ठीक है, वो सेंड करेगा साथ, और साथ इसकी जब ये यहाँ पे पहुंचेगा 40 से कंपेयर करेगा, तो 25 और 40 में से 40 मैक्सिमम, तो इसको रखेगा इस तरह। जब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमारी करेक्शंस आएंगी। ये तो जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो जो टाइम स्टैम्प एग्जिस्टिंग है उनमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है।
लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा कि ये 60 है और 61 जो है उसका टाइम स्टैम्प जो है उसको साथ भेजेगा, और यहाँ पे इसका लोकल टाइम ऑब्जर्व करेगा 61, और 56 में से 61 ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम में अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो इसका टाइम होगा। तो P2 जो है अपना लोकल टाइम जो है P3 के जो उस वक्त टाइम था उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेगा, मतलब कि अपने क्लॉक को फास्ट फॉरवर्ड करेगा बाय 5 सेकंड्स और मिली सेकंड, जो भी इसको टिक्स को इवन टिक्स कह लें, बाय 5 टिक्स। और सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो इसको जो है जनरलाइज करके हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो काइंडली वो यू कैन आस्क। ओके, तो मेरा ख्याल है कि सबको समझ आ गया है, ठीक है। तो आप को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अगर आपको कोई भी सी भी एग्जांपल दी जाएगी, कोई सिनेरियो दिया जाएगा तो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको ना क्लास को सैम्पल प्रॉब्लम्स भी दूंगा, जिस तरह के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो वो मैं हर लेक्चर्स के बारे में इंशाल्लाह टाइम निकाल कर बनाऊंगा। तो जहाँ जहाँ पे भी कुछ सिनेरियोज की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देने की ज़रूरत है कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, तो उसी से जो है उसी पैटर्न से मुतल्लक ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंशाल्लाह आप लोग को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो ये मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, तो ये देखें कि जो हमने दो रूल डिफाइन किए हैं इसको हम इस टाइम लाइन के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, और ई 1 जो है ये एक इवेंट है, ठीक है। और फिर E11 जो है ये उस इवेंट का फर्स्ट इवेंट है, E12 सेकंड इवेंट है प्रोसेस 1 का, और E13 जो है थर्ड इवेंट है प्रोसेस P3 का, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम ये इस P2 के प्रोसेस इवेंट्स की बात करें तो ये सारे इवेंट जो है P2 से शुरू होते हैं, ठीक है। और ये इसमें इंक्रीमेंट ऐसे आता है P21, P22, P23 एंड सो ऑन। अच्छा, ये वाला जो इवेंट है E12, ये प्रोसेस 1 सेंड करता है एट ये सेंड करता है इसको जो है प्रोसेस P2 को एट टाइम टिक 2, और ये रिसीव होता है यहाँ पे टाइम टिक 3 पे, ठीक है। तो फिर वो कंपेयर करता है कि इन दोनों में से जो है मैक्सिमम या लार्जेस्ट कौन सा है। तो 3 लार्जेस्ट है तो ये इसका टाइम जो है वो इंटैक्ट रहता है, और इसी तरह फिर वो ये इवेंट 2 के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है। कि अपना जो है जो रिसीव किया है टाइम जो है और अपना लोकल टाइम इनको कंपेयर करता है, मैक्सिमम वाले को वो जो है अपडेट करता है अपने लोकल टाइम से, ठीक है। अच्छा, सर इसमें तो +1 कब करता है वो? हाँ, +1 कब करता है, ठीक है। आप जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल देखी थी कि अगर वो जो है जो है एक इवेंट जो है वो रिसीव हुआ है, लेकिन उसका टाइम जो है लोकल जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द जो है जिसने सेंड किया है, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो है हम उसको करेंगे, ठीक है। तो आप ही मुझे बताएं कि क्या इस लाइन टाइम लाइन के अंदर कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें हमें +1 करना पड़े या उसको एडजस्ट करना पड़े, या इन इन इस केस के अंदर इंक्रीमेंट प्लस मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके अंदर है कोई सर आप आपने? कह रहे थे कि जैसे जो सेंड कर रहा है उसका टाइम अगर कम होगा रिसीविंग हाँ, वाले से, तब आप इंक्रीमेंट कह रहे हैं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस केस के अंदर आप देखें कि जो है ऐसा केस नहीं है, ठीक है। तो इसको इसलिए वो सर जैसे E21 जैसे भेज रहा है, E21 जी E14 को भेज रहा है, जी तो जी इसके अंदर यानी E21 का टाइम जो है वो 1 है लेकिन E14 का 4 है, तो आप इसमें किस तरह कह रहे हैं कि
हम इंक्रीमेंट हाँ नहीं करेंगे। मतलब कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा इंक्रीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। वो दो सिनेरियो हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका टाइम अपडेट होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 1 और 4 में से, या इसको 4 है इंक्रीमेंट सर, 4 नहीं है, ठीक करेंगे क्योंकि वो है। पहले जहाँ रिसीविंग एंड है वो आगे है, यानी क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं आपसे पूछ रहा था कि कोई ऐसा है यहाँ पे इस टाइमलाइन के अंदर कोई इवेंट जिसको हम सेंडिंग वाले का टाइम रखें। तो ये यहाँ पे सिनेरियो के अंदर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो यस सर। लेकिन जो एक जनरल सिचुएशन है, ये रूल है, रूल 1 और रूल 2, ठीक है। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया है। तो अगर मैं कोई टाइमलाइन और बना दूं, फिर मैं देखूं, तो फिर आप बता सकते हैं कि ये जो इवेंट फॉर एग्जांपल ये है और ये है, इसमें इशू है, इसको ये वाला टाइम कीप करना चाहिए, और ठीक है। ओके, तो हमने देखा था कि ये इशू था, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस पे भी हमने बात की। तो इसी स्लाइड से हम लोग इंशाल्लाह जो है कल जो है 11 बजे इंशाल्लाह लेक्चर होगा, तो हम यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे। तो आप लोगों ने डिमांड नहीं की, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास के अंदर जो चाहेंगे कि हमें कोई सैंपल किस्म के जो है क्वेश्चन दे दिया करें, हम उसको सॉल्व कर लें ताकि उनका प्रैक्टिस हो जाए। जैसे OST 1 का है, 2 का है, और इवन फाइनल का है, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम होगा मैं आपको सारा पैटर्न बता दूंगा, कोर्स कंटेंट भी बता दूंगा, और आपको पता होगा कि जी किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको रट्टा लगाने की ठीक है, एक हद तक होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा। इवन आप लेक्चर के अंदर ही जो आपने अभी नॉलेज जो कैरी किया है, सो दिस माइट बी मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा-सा इसको डिटेल में पढ़ा करें, कोई बुक देखा करें, ऑनलाइन लेक्चर्स देखा करें, तो अगर इसको इन डिटेल आप समझ सकें, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह आपसे जो है कल 11 बजे बात होगी, और किसी का कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड तो काइंडली दे कैन आस्क, अदरवाइज़ लेट्स कॉल द डे ऑफ, ठीक है। ओके जी।